एंटीबॉडीज क्या है कि आपकी डेवलप कर लेगा। ठीक है? तो एक तरीके से आप ये समझिएगा कि आपका जो एंटीजन है वो ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे क्या है कि कोई आपका फॉरेन सब्सटेंस है, वो क्या है कि आपका एक बार क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है? तो वो फॉरेन सब्सटेंस एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या है कि आपका जो अगर वो फॉरेन सब्सटेंस सपोज एंटीजन है, तो आपके उस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी क्या है कि आपकी सिक्रेट होने लगेगी। ठीक है? और एंटीबॉडी कोशिश करेगी कि इसको एलिमिनेट करें या फिर इसको न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है? तो वैक्सीन में भी तो क्या है कि आपका यही प्रिंसिपल क्या है कि आपका होता है। जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस या फिर इनके जो पार्ट्स है लाइक टॉक्सिन्स, मेम्ब्रेन, एंटीजन, वो क्या है कि आपके यूज होते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन में। ठीक है? तो आपके ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ठीक है? तो इनोकुलम फ्रॉम किल्ड एट्यूनेटेड और लाइफ बट लेस विरुलेंट वेरिएंट कैन बी यूज। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपके जो एक तरीके से जैसे वैक्सीन वगैरह जब प्रिपेयर की जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपके जैसे वैक्सीन के ट्रायल चलते हैं, तो वैक्सीन के ट्रायल में क्या करते हैं कि आपका जो कोरोना वायरस है, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही थी, तो कोरोना वायरस आपका कई तरीके का कोरोना वायरस क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस कराया गया था ह्यूमन बॉडी में। जैसे किल्ड कोरोना वायरस भी कराया होगा, एट्यूनेटेड भी कराया होगा और लाइव भी कराया होगा। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कराया गया होगा कि जो वेरिएंट्स हैं इनके वो क्या है कि खतरनाक हो। इनके जो वेरिएंट्स आपके जो इस्तेमाल किए गए होंगे किल्ड कोरोना वायरस के या फिर आपके एट्यूनेटेड कोरोना वायरस के या फिर पैथोजन लाइफ कोरोना वायरस के, वो उनके जो वेरिएंट्स होंगे उनकी जो विरुलेंस पावर होगी वो क्या है कि आपकी कम होगी। ठीक है? तो आपके जो लाइफ इनोकुलम है फ्रॉम किल्ड एटोनेटेड और लाइफ बट लेस विरुलेंट वेरिएंट कैन बी यूज। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपके ऐसे जो है ना मतलब आप एंटीजन यूज करते हो, जो आपके या फिर ऐसे वेरिएंट यूज करते हो पैथोजेंस के जो आपके एक्चुअली में मरे हुए हों, किल्ड हो या फिर आपके एचुनेटेड हो या फिर आपके लाइव हो। लेकिन आपको जो वेरिएंट यूज करने होते हैं वो क्या है कि आपके लेस जो है ना मतलब विरुलेंट हो। ठीक है? तो जैसे अगर आपने लाइफ इनोकुलम का क्या है कि जो है ना मतलब लाइफ इनोकुलम कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है? कि आपका जो लाइफ पैथोजेंस है वही क्या है कि आप इंट्रोड्यूस क्या है कि जो है ना मतलब करा देते हो। ठीक है? तो लाइफ इनोकुलम जो आपका यूज होता है कभी कभी वो वायरल डिजीज के इम्यूनो प्रोफाइलिसिस में क्या है कि आपका यूज होता है। ठीक है? तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है लाइव बैक्टीरिया का आल्सो एग्जिबिट सेटिस्फैक्टरी इम्यूनाइजेशन इन फिश, इट मे समटाइम लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन द स्टोक। ठीक है? तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है लाइव बैक्टीरिया का वो क्या है कि आपका सेटिस्फैक्टरी इम्यूनाइजेशन क्या है कि आपका फिश में क्या है कि आपका एग्जिबिट करता है, और वो क्या है कि सम टाइम क्या है कि आपका डिजीज का क्या है कि आपका डेवलपमेंट क्या है कि आपका स्टॉक में करता है। ठीक है? तो आपकी जो किल्ड वैक्सीन है वो क्या है कि आपकी सबसे ज्यादा सेफ होती हैं और वो वाइडली क्या है कि आपकी प्रैक्टिस की जाती है ह्यूमंस में और आपके एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट में। जैसे क्या है कि आपके जो केमिकल और जो फिजिकल एजेंट हैं। ठीक है? तो जैसे मैं बता रहा था कि इन सबको छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा था कि जब वैक्सीन आपकी जो है ना मतलब एक तरीके से इंट्रोड्यूस की जाती है आपकी बॉडी में, तो एक्चुअली जो आपका पैथोजन डिजीज काउज करने के लिए होता है वही पैथोजन आपकी वैक्सीन में होता है। बस उसकी जो विरुलेंसी होती है वो क्या है कि आपके डिजीज कम कर दी जाती है, या फिर एक तरीके से उसकी जो डिजीज काउज करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या है कि आपकी कम कर दी जाती है। उसको करने के लिए आपके कुछ केमिकल और फिजिकल एजेंट क्या है कि आपके यूज की जाते हैं। ठीक है? तो जो आपके पैथोजेंस को क्या है कि आपका किल करें, वो जो है ना एजेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे फिनोल का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। सर आवाज नहीं आ रही है आप। सर आवाज नहीं आ रही है आप।
मिर्सोल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का और अल्कोहल का क्या है कि यहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जब भी क्या है कि नुकसान प्रोड्यूस करेंगे, जब वो क्या है कि आपकी बॉडी में जाके कोई टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, ठीक है? तो आपके जो कंपाउंड उनसे ऑब्टेन्ड होते हैं टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से, उनको टॉक्सिकोइड कहते हो। अब जब आप टॉक्सिकोइड को फॉर्मेलिन से फिक्स करते हो, तो वो टॉक्सिकोइड आपका नॉन टॉक्सिक हो जाता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन आपकी वो फिश के लिए क्या है कि आपका इम्यूनोजेनिक क्या है कि आपका साबित होता है। ठीक है? तो आपके क्या है कि जो फिश है वो इंजेक्टेड होती है एक सिंगल टाइप के एंटीजन से, और आपका जो मिक्सचर है एंटीजन का फ्रॉम मोर देन वन पैथोजन, ठीक है? तो आपकी जैसे डिजीज है, आईएडी डिजीज है, फ्रंकुलोसिस है, विब्रियोसिस है, उसमें पॉलीवैलेंट वैक्सीन जो है ना आपकी, क्या है कि आपकी सक्सेसफुल क्या है कि आपकी होती है कि वैक्सीन का क्या है कि इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो वैक्सीन्स भी क्या है कि आपकी कई तरीके की वैक्सीन्स क्या है कि आपकी प्रिपेयर्ड होती है, जो डिफरेंट टाइप्स की जो है ना डिजीज के लिए क्या है कि आपकी दी जाती है। जैसे विब्रियो वैक्सीन क्या है, ये एक वैक्सीन है, विब्रेनथिन है, जो क्या है कि आपकी जर्मनी में क्या है कि आपकी मैन्युफैक्चर्ड है। अब जो आपका जो इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस है, जिसमें आप क्या है कि आप वैक्सीन दे रहे हो किसी डिजीज के अगेंस्ट, उसकी सक्सेस आपकी डिपेंड करती है कई सारी चीजों पे। वो डिपेंड करती है आपका नेचर पे, फ्रीक्वेंसी पे, और आपके डोसेज पे, कि आपका जो इम्यूनोलो प्रोफाइलेक्सिस की जो प्रोसेस है उसकी जो सक्सेस है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो क्या है कि आपका जो एंटीजन है उसका नेचर कैसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, और जो डोसेज है एंटीजन की जो एडमिनिस्ट्रेट की, उसकी डोज क्या है कि आपकी कितनी है, ठीक है? तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑन डिफरेंट रूट्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ पार्टिकुलेट और डिसॉल्व एंटीजन हैव रिवील्ड दैट इंट्रापेरिनेटल और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, कि जब आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रापेरिटोनल इंजेक्शन देते हो, ठीक है, तो वो क्या है कि आपका सुटेबल मोड है बहुत सारी फिशेज में वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए। जैसे आप इंट्रापेरिटोनल और इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट या फिर आपकी जो सिंथेटिक इंड्यूसिंग एजेंट है उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए देते हो, तो उसी तरीके से ये भी क्या है कि आपका इफेक्टिव होता है, ठीक है? तो आपके जो एंटीजेनिक है या फिर जो इम्यूनोजिक एक्शन है इंजेक्शन का, वो जनरली आपका आपके जैसे आप इंजेक्शन दे रहे हो, तो आपकी जो एंटीजेनिक एक्शन और इम्यूनोजेनिक एक्शन है इंजेक्शन का, वो जनरली स्ट्रेंथ हो जाता है कि आप जो है ना उसकी एडजुवेंट के साथ मिक्सिंग कर दीजिएगा। तो एडजुवेंट क्या है कि आपकी वैक्सीन्स की पावर को बढ़ाने के लिए क्या है कि आपके यूज किया जाता है, और जो जनरली फिश की वैक्सीन्स में जो आपके एडजुवेंट यूज होते हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये दो एडजुवेंट क्या है कि आपके फिक्स वैक्सीनेशन में क्या है कि आपके यूज क्या है कि आपके होते हैं, तो एक तरीके से बूस्टिंग इफेक्ट का क्या है कि आपका ये काम करते हैं, ठीक है? तो ये आपका हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स एंड इम्यूनोस्टिमुलेंट्स की। तो इम्यूनोस्टिमुलेंट्स का सभी बच्चों को क्या है कि आपको पता होगा कि इम्यूनोस्टिमुलेंट भी क्या है कि आपका जो इम्यून स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या है कि आपके एप्लीकेबल क्या है कि आपके होते हैं, ठीक है? तो जैसे क्या है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज क्या है कि एंटीबायोटिक्स की क्या है कि आपकी जो है ना मतलब आ रही है, कि अगर आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, और आपकी जो इफेक्टिव वैक्सीन है उसकी क्या है कि आपकी भारी कमी है। तो एक दूसरा हेल्थ मैनेजमेंट स्टेट कि आप प्रोबायोटिक्स का यूज कीजिएगा, फेजिस का यूज कीजिएगा, एंड इम्यूनोस्टिमुलेंट वो इंक्रीज कर देते हैं। कई सारे बैक्टीरिया आपके एनवायरनमेंट में ऐसे होते हैं जो क्या है कि आपके जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इनहिबिट कर देंगे, और जो सर्वाइवल है फिश और श्रिम्प स्टॉक का वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? तो आपकी जैसे विब्रियो एनजीनोलाइटिकस है, वो क्या है कि आपकी प्रोबायोटिक्स की तरह क्या है कि आपकी यूज होती है पीनियस वेनामी में, ठीक है? तो आपका जो विब्रियो एनजीनोलिटिकस है ये क्या है कि आपका बैक्टीरिया है, और ये एक तरीके से आपका जो पीनियस वेनामी का जो कल्चर होता है उसमें क्या है कि आपका प्रोबायोटिक की तरह क्या है कि आपकी यूज होती है, ठीक है? और आपका जो पीनियस वेनामी है उसको वो एक तरीके से व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस जो होता है मेनली आपका जो श्रिम्प की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है उससे क्या है कि आपका बचाती है। तो आप जो है ना एक तरीके से बैक्टीरिया का यूज करके एक तरीके से वायरल डिजीज से क्या है कि आप बच जा रहे हो, तो उसका ध्यान रखना ये भी आपका क्या है कि आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कई सारे माइक्रोबियल सेल वाल प्रोडक्ट होते हैं या फिर आपके प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं जो नॉन स्पेसिफिकली क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से
डिजीज, मतलब आपका जो एनिमल्स अगर उसके अंदर आप इम्यूनोस्टिमुलेंट्स इंट्रोड्यूस करा दोगे तो डिजीज के अगेंस्ट क्या है कि आपका उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपके इम्यूनोस्टिमुलेंट एक्चुअली में होते क्या है कि आपके माइक्रोबियल सेल वॉल प्रोडक्ट और आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट जो क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम को क्या है कि स्टिमुलेट करते हैं और आपका जो एनिमल है उसको जो है ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो अल्फा 1 3 ग्लाइकन है वो क्या है कि आपका जो है ना मतलब जो रेजिस्टेंस है श्रिम्प का उसको इंक्रीज कर देते हैं किसके अगेंस्ट, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज आपकी बैक्टीरियोफेज थेरेपी। तो एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग मेथड है फिश और सेलफिश का जो डिजीज को क्या है कि आपका कंट्रोल करता है। तो कई सारे सेवरल फेज वायरसेस हैं जो पैरासाइट होते हैं आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। तो ये है आपका, और बाकी इसमें जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको सीधा हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस और आपकी बहुत सारी फुल फॉर्म वगैरह हैं उनको आप देख लीजिएगा। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है किट्स डेवलप, इन किट्स डेवलप की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? जी सर। जी सर। जी जी। अब किड्स डेवलप में क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो आपके डीएनए बेस्ड नेस्टेक्ट पीसीआर डायग्नोस्टिक किट थी ये आपके व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के लिए थी और ये सीफा ने डेवलप की थी, सीबा ने सॉरी। आपकी जो पीसीआर डायग्नोस्टिक किट थी ये पीसीआर डायग्नोस्टिक किट आपकी डीएनए बेस्ड किट थी। ये आपकी व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है और सीबा ने इसको डेवलप किया था। इसके अलावा ही आपकी एक तो डीएनए बेस्ड नेस्टेड पीसीआर डायग्नोस्टिक किट थी। अब एक सिंपल जो थी डीएनए बेस्ड डायग्नोस्टिक किट थी व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस की। ये आपकी जो मैंगलोर और आपका जो सीएमएफआरआई है, मैंगलोर फिशरीज कॉलेज और आपका जो सीएमएफआरआई है उसने क्या है कि आपकी डेवलप की थी। इसके अलावा आपकी इम्प्रूव्ड सेमी नेस्टेड पीसीआर टेक्निक थी, ये आपका जो अर्ली डिटेक्शन था व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का उसको डिटेक्ट करती है और की सर आवाज नहीं आ रही है। improved semi nested टेक्निक और ये की सर आवाज नहीं आ रहा, आपका कट कट के आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। जो एमसीक्यू आ रहे हैं
वो बन जाएंगे। तो इसको एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आपकी जो डीएनए बेस्ड नेस्टेड पीसीआर डायग्नोस्टिक किट थी, ये आपकी सीबा ने डेवलप की थी और ये यूज की जाती थी आपकी व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरी आपकी पीसीआर डायग्नोस्टिक किट थी, ठीक है, तो ये आपकी व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, मैंगलोर फिशरीज कॉलेज और आपकी सीआईएफई ने डेवलप की है, ठीक है। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन के लिए, मतलब व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम के अर्ली डिटेक्शन के लिए आपकी जो किट है वो थी आपकी इम्प्रूव्ड सेमी नेस्टेड पीसीआर डायग्नोस्टिक किट। वो आपका जो है ना व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस जो था उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए आपकी सीएफटी ने क्या है कि आपका डेवलप की थी। अब आपका जो येलो हेड वायरस है, जो आपका येलो हेड वायरस आपका श्रिम्प में क्या है कि आपका पाया जाता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपकी जो किट थी वो आपकी सीएफटी सीबा सीफा ने क्या है कि आपका बनाया था। एक आपका इम्यूनोडोंट ब्लोड टेस्ट था, किसका, डबल व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का। ये सीबा इम्यूनोडोंट के नाम से भी जो है ना मतलब जाना जाता है। तो इसका भी याद रखना कि सीबा इम्यूनोडोंट जो है ना किसके लिए यूज होता है, तो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस को अर्ली डिटेक्शन के लिए सीबा इम्यूनोडोंट का क्या है कि आपका इस्तेमाल किया जाता था। तो सीबा ने 9 पेटेंट क्या है कि आपके फील्ड किए थे बहुत सारी जो है ना डायग्नोस्टिक किट्स एंड मेथड्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये है, बाकी इसमें और कुछ आपका इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम सीधा फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, जो चैप्टर है आपका फिशरीज कोऑपरेटिव एंड मैनेजमेंट, उसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करते हैं। एक्चुअली में उस चैप्टर का नाम ये सिनेरियो फिशरीज कोऑपरेटिव। एक क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपकी हैंडबुक से ही क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर ये, और ज्यादा देर का चैप्टर भी नहीं है, मतलब 1-2 पेजेस ही हैं इसमें। तो अभी हम वहीं पे चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, फिश चॉपफेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिश आवाज ही नहीं आ चॉपफेड का रहा। हेडक्वार्टर। अरे आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रही है अनिल सिंह मेरी आवाज? जी सर। हाँ, बाकी बच्चों को स्मृति शायद आज आई नहीं है। हाँ जी बच्चों, मुझे ये बताओ फिश चॉपफेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिश चॉपफेड। तनुजा वगैरह भी आई नहीं रही है आजकल ना। नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीजमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड आपका फिश चॉपफेड की फुल फॉर्म है। नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको याद कर लीजिएगा बार बार। नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड आपका फिश चॉपफेड की फुल फॉर्म है। और ये आपका जो है एस्टेब्लिश हुआ था, रजिस्टर तो 1980 में हो गया था, लेकिन आपका ये स्टार्ट हुआ था 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर कहाँ पे एस्टेब्लिश है? जैसे सीमामढ़ी कोची में है, तो ये कहाँ पे है? ये कौन स्मृति आई? स्मृति मेरी आवाज आ रही है आपको? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। हाँ, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका जो नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, वेरी गुड, ठीक है। और हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, न्यू दिल्ली। आपकी सबसे पहली फिशरमैन सोसाइटी का नाम क्या था? फर्स्ट रजिस्टर्ड फिशरमैन सोसाइटी। चलो मैं इसको पूरे चैप्टर को स्टार्ट करके पढ़ाता हूँ। जो आपकी ग्रोथ है फिशरमैन कोऑपरेटिव मूवमेंट की, वो आपकी इंडिया में ट्रेस्ड है 1913 में। मतलब 1913 से क्या है कि आपकी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की ग्रोथ क्या है कि आपकी स्टार्ट हो गई थी। तो जो पहली फिशरमैन सोसाइटी है वो आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी किसके नेम के अंडर? आपका करला मच्छी मार सोसाइटी। इसका याद रखिएगा कि करला मच्छी मार फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आपकी पहली फिश सोसाइटी है। और जो इंडियन फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो चलन यहाँ पे चालू हुआ है 1913 से क्या है कि आपका चालू हुआ है, या फिर फर्स्ट जो आपकी ग्रोथ है फिशरीज कोऑपरेटिव मूवमेंट की इंडिया में वो ट्रेस की जाती है 1913 में। और वहां पे क्या है कि आपकी पहली फिशरमैन सोसाइटी क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी किसके नेम से? आपके कार्ला मच्छी मार
फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये महाराष्ट्र में थी। उसके बाद आपके 4-5 सालों के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल वालों ने भी क्या है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है ना ऑर्गेनाइज कर लिया। उसी साल देखा देख तमिलनाडु ने भी क्या है कि आपका ये ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यूअसली क्या है कि कई सालों तक क्या है कि आपका ग्रो करता रहा है, और मल्टी फंक्शनल यूनिट थी इसकी। ठीक है, तो आपकी प्राइमरी लेवल पे फेडरेशन थे इसके, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल, स्टेट और नेशनल वाइज। तो अभी क्या है कि हम उन्हीं की क्या है कि इधर बात करेंगे। ऐसे आप सब अपने स्टेट्स के बारे में देख सकते हो। ठीक है, तो स्टेट्स तो 28-29 है, लेकिन इसमें अंडमान यूनियन टेरिटरीज वगैरह और बाकी छोटी छोटी चीजें भी क्या है कि इसमें दे दी गई है। जैसे क्या है कि जो टोटल है आपकी 21 स्टेट फेडरेशन है, 125 सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा। सेंट्रल सोसाइटीज हैं, एंड प्राइमरी सोसाइटी जो है ना आपकी 18,145 है, और जो टोटल मेंबर्स हैं सर कंटिन्यू ही नहीं आ पा रहा है आपका। 1 मिनट आता है फिर गायब हो जाता है।
फेडरेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड इज टू फैसिलिटेट द फिशिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये है आपका। अब इसकी एक्टिविटीज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटीज जो है आपकी फिश चॉफेट की, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड की जो एक्टिविटीज है उनकी क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। To undertaken or promote on the behalf of its member institution interstate and international trade commerce in fish product and undertaken whatever necessary sale purchase import export distribution of fish product and other articles and goods from various sources of pushing up its business activity and to act as agency for canalization of export and import and an state trade of fish and other commodity or articles and fish। मतलब इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव था, एक तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, और एक जो सपोज क्या है कि एक स्टेट कोई फिश प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा स्टेट क्या है कि आपका फिश प्रोडक्शन में डेफिसिट है, तो इस स्टेट को इंटर स्टेट जो है ना एक्सपोर्ट को क्या है कि आपका बढ़ावा देना। ठीक है, जो आपकी परचेज सेल सप्लाई या फिश एंड फिश प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रोसेसिंग, इनको क्या है कि आपका अंडरटेक करना। ठीक है, और क्या है कि एक तरीके से इंश्योरेंस एजेंट की तरह क्या है कि आपका एक्ट करना। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई जो है ना मतलब इंसिडेंस वगैरह हो रहा है, तो फिशर जो आपकी फोक होती है वो बड़ी गरीब होती है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है कि आपका इंश्योरेंस का काम करे। एक कंसल्टेंसी वर्क क्या है कि आपके कई सारे फील्ड में क्या है कि आपका ऑर्गेनाइज करे, जिससे क्या है कि आपके जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं उनको क्या है कि आपका फायदा मिले। ठीक है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है फिशिंग वेसल्स की, मरीन इंजन की, है जो आपके अदर फिशरीज रिक्विजिट्स हैं जो मैं आपके जो है ना मतलब यूज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है, तो उनके साथ उनको अंडरटेकन करना या फिर उनके साथ कोलैबोरेशन करना या फिर एक जॉइंट वेंचर क्या है कि अदर एजेंसी के साथ करना। ठीक है, तो आपका जो इम्पोर्ट या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स का, कंपोनेंट्स का, जिससे क्या है कि आपके जो फिशिंग वेसल्स है या फिर जो गियर है उनकी अपलिफ्ट जो है ना वो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में जो है ना फिशिंग गियर या फिर कोई आपका चीज कोई कंपनी बना रही है, तो वो क्या है कि आपकी जो है ना उसके साथ जो है ना कोलैबोरेशन कर लेगी, और उसकी कोशिश ये रहेगी कि हर एक किसी के पास क्या है कि ये चीजें क्या है कि आपकी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और एक स्टोरेज यूनिट जिसमें आपकी जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह है। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। बहुत सारी कमोडिटी। आवाज नहीं आ रही तो भैया बच्चों कल क्लास होगी, मैं परेशान हो गया हूँ, लिंक भेज भेज के। बाकी की क्लास हम कल करते हैं, आवाज ही की बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हेलो हेलो।